अच्छा, कल ये क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे ना, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए थे। जैसे एक ये था, कौन सा, कि यू हैव 2 hours एंड यू हैव 200 टेस्ट केसेस टू एग्जीक्यूट। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है, देखो क्या लिख रहे हैं, देयर इज अ रिलीज इन 2 hours। अब एक बात, अच्छा ये वर्ड जानते हो तुम लोग कि नहीं? पहले ये बड़ा वर्ड यूज होगा, क्या है? जैसे क्या कि कंपनी में आज रिलीज है। हाँ, रिलीज का मतलब होता है आज ये जो 2-3 हफ्ते या जो स्प्रिंट थी जिसमें काम हुआ, वो सारी चीज़ आज क्या की जाएगी, क्लाइंट को क्या की जाएगी, डिलीवर की जाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलीज। तो वही यही क्वेश्चन है कि देयर इज अ रिलीज इन 2 hours एंड यू गॉट अ डिफेक्ट या यू गॉट अ critical defect, what you will do, है ना? या फिर इस तरह से you have 2 hours and you have 200, या कहेंगे क्या, you have 500, you have क्या 1 day एंड यू हैव 500 टेस्ट केसेस। तो कैसे रन करोगे? ये बहुत पूछते हैं, ये सवाल बहुत पूछते हैं कि जैसे मान लो तुमको पूरा रिग्रेशन करना है या पूरा टेस्ट करना है, 500 टेस्ट केसेस हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे है। ऐसे ही बोलेंगे एक दिन मतलब 8 घंटा है, या बोलेंगे 4 घंटा है और कहेंगे कि 500 टेस्ट केसेस हैं, तुम क्या करोगे? ऑटोमेट नहीं हो रखा है तुम, है ना? यही तो दिक्कत है कि ऑटोमेट नहीं हो रखा है, तुम्हें मैनुअल टेस्टिंग करनी है और तुम्हारे पास 8 घंटे है और 500 टेस्ट केस है। तो उस कंडीशन में देखें, 1 घंटे में 65 टेस्ट केस करोगे, तभी तो 8 घंटे में क्या हो जाएंगे, 500 हो पाएंगे। जबकि 1 घंटे में मुश्किल से तुम 10 कर सकते हो, तो या 10 या 12, तो भी 8 घंटे में कितना कर पाओगे, 100, 80, 90, 100। और लेकिन तुम्हारे पास टाइम कितना है, सिर्फ 8 घंटा। या बोलेंगे तुम्हारे पास क्या है, हाँ मतलब वही है, 1 डे बोलेंगे, या बोल देंगे क्या, ऐसा ही टाइम बोलेंगे जो टाइम बहुत क्या होगा, कम होगा। ठीक है? तो तुम बताओ क्या करोगे, तुम्हारा अप्रोच क्या कहता है? क्या सैनिटी टेस्टिंग करेंगे और एक वर्ड ये बोल रहे हैं क्या, प्रायोरिटाइज करेंगे क्या, टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट। इसका क्या मतलब है, प्रायोरिटाइज करें। जैसे तुम्हारे पास 500 टेस्ट केसेस हैं, तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम 500 के 500 क्या कर पाओ, चला पाओ, चला के देख पाओ। लेकिन अगर 500 के 500 टेस्ट केसेस हैं, क्या सब उतने ही ज़रूरी हैं? नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई उससे कम इंपॉर्टेंट है, कोई उससे कम इंपॉर्टेंट है। तो वही है कि प्रायोरिटाइज टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट, मतलब जो 500 टेस्ट केसेस हैं उनको तुम प्रायोरिटी में डिवाइड कर दो। जैसे किसी को कुछ जो मेन टेस्ट केसेस हैं, मेन मॉड्यूल या मेन टेस्ट केसेस हैं, उनको क्या दे दो, वो प्रायोरिटी क्या दे दो, 1 दे दो। जो उससे कम इम्पॉर्टेंट है उनको क्या दे दो, 2 दे दो। जो उससे कम इम्पॉर्टेंट है उनको 3। तो उन 500 टेस्ट केसेस को तुम 1, 2, 3, 4 की प्रायोरिटी में क्या करो, बांट दो। इसके बाद सबसे पहले जो 6 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसमें
वन प्रायोरिटी वाले सारे टेस्ट केसेस को क्या करो, रन करो। वन प्रायोरिटी वाले सारे टेस्ट केसेस को क्या करो, रन करो। फिर जो टाइम बचे इसके बाद क्या करो, 2 वाले को रन करो। ठीक है, इस तरह से अप्रोच करो। तो मतलब हम क्या कहें, तुम बोले हो क्या, प्रायोरिटाइज टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट। और सैनिटी का क्या मतलब है कि भाई जो चेंजेस आए हैं या जो एप्लीकेशन में चेंजेस आए, भाई ये अगर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो कुछ नए चेंजेस आए हैं ना, कुछ नई चीज़ बन के आई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं। तो उनसे रिलेटेड जो क्लोजली रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उनको प्रॉपर टेस्ट करोगे। दूसरा प्रायोरिटाइज कर लोगे। और अच्छा एक चलो एक बात ये बोल रहे हैं क्या, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग। और चलो अभी देखते हैं रिस्क बेस्ड टेस्टिंग क्या है। सैनिटी, प्रायोरिटाइज, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग। और क्या करोगे, कौन सी चीज़ देखोगे, टेस्ट कवरेज। अब ये 4 चीज़ मिला के तुम्हारी डिफिनीशन बनेगी। 4 चीज़ मिला के तुम्हारी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं क्योंकि ये एक रियल सिचुएशन है। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, कम टाइम में कहेंगे ये सारी टेस्टिंग करके दे दो, जो कि संभव नहीं है। तो इसका अब आंसर लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखें, इन दिस केस वी विल प्रायोरिटाइज आर टेस्ट केसेस फ्रॉम 1 to 4। लिख देते हैं एज पर दियर क्या इम्पॉर्टेंस, एंड वी विल, ध्यान दो ना, एंड वी विल, एक मिनट, फ्रॉम, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि हर मॉड्यूल के जो टेस्ट केसेस हैं सारे, सबको 1 से लेके 4 तक की क्या दे देंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। एंड ठीक है, एंड वी विल एग्जीक्यूट ऑल दी प्रायोरिटी 1 क्या सिनेरियोज फ्रॉम ऑल दी क्या मॉड्यूल्स, एंड देन प्रायोरिटी 2 फ्रॉम ऑल दी मॉड्यूल्स। ठीक, इसमें 2 चीज़ कवर हुई है। क्या कि तुमने ये कर दिया, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर दिया। तो सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सब हर मॉड्यूल के वो उठा लिए, फिर प्रायोरिटी 2 वाले वो उठा लिए। इससे देखो 2 चीज़ हुई, एक तो है सारे इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या हो गए, कवर हो गए। और तुमने एक बात का और ध्यान दिया, ऐसा नहीं किया कि 2 ही 4 मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस को रन कर लिया। तुमने ये भी देखा कि हर कोई मॉड्यूल छूट न जाए, तो सारे मॉड्यूल भी कवर हो जाएं और हर मॉड्यूल के जो प्रायोरिटी 1 वाले हैं और प्रायोरिटी 2 वाले सिनेरियोज हैं वो सारे क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। और क्या लिखेंगे, एंड वेयर देयर आर चेंजेस इन क्या application, what are the
लिख देते हैं क्लोजली कनेक्टेड सिनेरियोज एंड, मतलब एक टाइप का ये क्या है बताओ, एक टाइप का ये सैनिटी ही तो है। व्हाट आर द क्लोजली कनेक्टेड सिनेरियोज एंड एरियाज वी विल टेस्ट, ये करेंगे। और क्या करेंगे, एक और है क्या, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग। रिस्क बेस्ड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि क्या कह रहे हो, हाँ मतलब जहाँ रिस्क क्या है ज़्यादा। रिस्क बेस्ड टेस्टिंग क्या कहता है मालूम है, जैसे एक एप्लीकेशन तुमको टेस्ट करना है, अगर तुम रिस्क बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, कहाँ कहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो जैसे क्या, क्रिटिकल या फिर कहो क्या मेन फंक्शनैलिटी, भाई उसमें रिस्क ज़्यादा है कि नहीं है। क्रिटिकल एंड मेन फंक्शनैलिटी। और बताओ, ये बताओ एप्लीकेशन में रिस्क का क्या मतलब समझते हो, ये बताओ पहले। क्या कह रहे हो, अच्छा एक सेकेंड, क्या होगा रिस्क का मतलब क्या समझते हो। हाँ डेंजर, सही बात, मतलब रिस्क का मतलब है जहां दिक्कत आ सकती है, ठीक है, जहां दिक्कत आने के चांस ज़्यादा होते हैं उन्हीं एरियाज़ को हम कहते हैं ये क्या है, रिस्की एरिया, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या देख रहे थे, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग। रिस्क बेस्ड टेस्टिंग का मतलब है, रिस्क का क्या मतलब है, हाँ डेंजर, ठीक है, और डेंजर तो बहुत है, बहुत कुछ है। हाँ भाई वो तो रिस्क है ही। देखो रिस्क का एक मतलब है क्या, एक चीज़ ये कि जब भी रिस्क आएगा तो उसको जो डेंजर बोल रहे हो या उसका बोल सकते हो क्या, ऐसा होने का इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, नंबर एक चीज़। और दूसरी चीज़ वो ऐसा होने के चांसेस कितने हैं, मतलब क्या उसके चांसेस, मतलब एक तरह से कुछ ऐसा जिसका एप्लीकेशन पे बुरा प्रभाव हो और उसके होने का चांस जितना ज़्यादा हो, मतलब रिस्क उतना ज़्यादा है, मतलब रिस्क उतना ज़्यादा है। तो जैसे अगर हम रिस्क बेस्ड टेस्टिंग की बात करते हैं, जैसे क्या है क्रिटिकल या मेन फंक्शनैलिटी, ये वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एप्लीकेशन के लिए इतनी मेन है, जिनके ऊपर एप्लीकेशन का पूरा बिजनेस क्या हुआ है, टिका हुआ है। तो यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, नंबर एक। और कहाँ रिस्क ज़्यादा है, एरियाज आर फंक्शनैलिटीज वेयर देयर आर चेंजेस क्या हैपेंड, मतलब एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ क्या हुआ है, चेंज आया है,
वहाँ वहाँ एरर आने के चांसेस ज़्यादा है ना, तो वो एरिया क्या है, रिस्की है। 2 और बताओ। हाँ हो सकती है, लेकिन अभी कैसे, पुराने फीचर्स तो बहुत ढेर सारे हैं। मतलब रिस्क बेस्ड टेस्टिंग का मतलब यही है कि हम पूरा टेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ वहाँ टेस्ट करेंगे जहाँ क्या है, रिस्क ज़्यादा है। हाँ तो इसीलिए तो देखो, एरियाज आर फंक्शनलिटीज वेयर देयर आर चेंजेस हैपेंड, मतलब जहाँ क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। और या ये भी कर सकते हैं, एंड देयर क्लोजली कनेक्टेड क्या एरियाज। और बताओ हैं। हाँ जो वही, ये तो वही हो गई, जहाँ भी जो भी नया बन के आया है या पुराना क्या हुआ है। एरियाज आर फंक्शनलिटीज वेयर देयर आर चेंजेस, मतलब जो भी, चाहे नया बन के आया हो चाहे पुराना चेंज हुआ हो। और हाँ देखो यार, भले लेकिन बताना पड़ेगा और कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक एरियाज, मतलब क्या है इसका, मतलब एप्लीकेशन में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जैसे जहाँ पेमेंट की कैलकुलेशन हो रही है, जहाँ कूपन कोड, जहाँ टैक्स, जहाँ इस तरह के बड़े कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगे हुए हैं, वहाँ एरर आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है ना, मतलब वहाँ रिस्क क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी है क्या, कॉम्प्लेक्स लॉजिक एरियाज। और बताओ। क्या और हो सकता है। ये क्या लिखा है बताओ, हिस्टोरिकल डिफेक्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे डिफेक्ट्स आते हैं कि नहीं हमारे पास, तो वो डिफेक्ट्स हमेशा किसी न किसी मॉड्यूल, एरिया, किसी सब मॉड्यूल से रिलेटेड होते हैं कि नहीं। कई बार हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन के कुछ एरियाज़ में डिफेक्ट्स क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। जैसे हमको लगता है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको टेस्टिंग करने के लिए मिले टेस्ट के स्टोरीज अलग अलग मॉड्यूल की, जब उस पर काम करने लगे तो देखे 2-3 मॉड्यूल्स में अक्सर डिफेक्ट क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो हमको एक हिस्टोरिकल आइडिया है, मतलब हिस्टोरिकल मतलब हमें डिफेक्ट्स की हिस्ट्री से एक आइडिया है कि कहाँ एरर आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ये भी हमको ये बताता है कि वो एरिया जहाँ डिफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं वो एरिया क्या है, रिस्की है। तो टेस्टिंग करने के बाद टाइम पे उस चीज़ को भी दिमाग में रख के चलना है। तो क्या क्या समझ में आया, एक क्रिटिकल और मेन फंक्शनैलिटी, और एक वो फंक्शनैलिटी जहाँ चेंजेस आए हैं वही उनको ढंग से करना पड़ेगा, और वो जगह जहाँ कॉम्प्लेक्स लॉजिक एरियाज एप्लीकेशन में जहाँ क्या है कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, जैसे पूछेगा तो बोलना तुरंत कि जैसे एप्लीकेशन में क्या था, पेमेंट था, वहाँ पेमेंट था, वहाँ टैक्स था, वहाँ डिस्काउंट थी, वहाँ है ना, वहाँ कूपन कोड था, है ना, कूपन कोड सही हो सकता है, कूपन कोड गलत हो सकता है, कूपन कोड एक्सपायर हो सकता है, कार्ड नंबर सही हो, मतलब वहाँ
चांस वहाँ पे क्या है, वो जो सिनेरियो है वो जो एप्लीकेशन का एरिया है वो बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक एरियाज और क्या, हिस्टोरिकल डिफेक्ट्स और क्रिटिकल या मेन फंक्शनैलिटीज। ठीक है, चलो ये बता दो। और वैसे ये 4 बता दोगे तो ये भी सही है। और पांचवा और क्या, वैसे पांचवा और क्या बता सकते हो कि जहां रिस्क क्या है, ज़्यादा है। रिस्क का मतलब अगर ऐसा होगा तो उसका बहुत ज़्यादा रिस्क का होने का मतलब क्या है, उसके होने के चांस का ज़्यादा होना और उसके होने की वजह से ज़्यादा नुकसान होना। वही उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं जब क्या, हाई रिस्क। और या ये भी है, और ये तुम्हारा उसका भी जवाब हो जाएगा। हम तो कहेंगे इसको सीधे कहाँ डाल देना, इसको डाल देना। एक क्वेश्चन था ना कल, कहाँ गया, एक क्वेश्चन था कल, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग, है ना, जो क्रिटिकल हैं या जो एरियाज जहां, या इसको छोटे में लिख दें क्या, इसका मतलब समझ रहे हो, रिसेंट इसका क्या मतलब हुआ, एप्लीकेशन में जहां जहां वही बात जो इतने बड़े में लिखी थी, कौन सी, ये वाली बात, यही चीज तो छोटे में लिखी गई है कि नहीं, बताओ। अच्छा, वही बात लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, बताओ। रिसेंट कोड चेंजेस का मतलब क्या है, एप्लीकेशन में जहां क्या आए हैं, चेंज आए हैं, वही बात तो यहाँ लिखी है। चाहो तो इतनी बड़ी बात लिखो कि एरियाज आर फंक्शनैलिटीज वेयर देयर आर चेंजेस हैपेंड। ठीक है, बस इतना ही लिखो, जाने दो, या ठीक है। ये रिसेंट कोड चेंजेस एंड देयर क्या, इम्पैक्टेड एरियाज। देखो ध्यान से, या तो ये बोलना या तो ये बोलना। अच्छा, और इसी में ये बोल दें, मतलब देखो ये जब जवाब देना ये वाला, इन दिस केस वी विल प्रायोरिटाइज आर टेस्ट केसेस फ्रॉम 1 to 4 as per their importance from all modules, and we will execute all the priority 1 scenarios from all the modules, and then priority 2 from all the modules, and where there are changes in application, what are the closely connected areas, scenarios and areas we will test, और टेस्ट, एंड ये भी लिख दो, एंड वी विल डू क्या, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग। और एक बात, जब तुमसे कहेंगे ना कि 500 टेस्ट केसेस हैं और 6 घंटे का टाइम है, तो हम 5 घंटे के अंदर ये सब करेंगे, 6 घंटे में। और देखना फिर क्या, इन लास्ट 1 hour we will do
एडहॉक टेस्टिंग। अब ये इसका नाम सुने हो कि नहीं तुम लोग? पहले सुने हो कि नहीं? क्या है ये? मतलब एडहॉक टेस्टिंग क्या है? ये इस क्वेश्चन का जवाब है ऊपर वाले का। याद कर डालो, ये सब लिख दिया जा रहा है। कल के इंटरव्यू क्वेश्चंस थे ना, कल ये सब पूछा था। हाँ, तो बताओ क्या लिखा? एंड इन लास्ट 1 hour वी विल डू एडहॉक टेस्टिंग। क्या मतलब है एडहॉक टेस्टिंग का? बोलो क्या है, बताओ यार। अच्छा, तो एडहॉक, पहली बात तो एडहॉक टेस्टिंग का मतलब जान लो। एडहॉक टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग, वैसे हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं? हम लोग पहले टेस्ट केस लिखते हैं। जब हम लोग को मिलता है तो वो टेस्ट केस पढ़ पढ़ के हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, हर चीज़ के लिए, हर सिनेरियो के लिए टेस्ट केस लिखना संभव नहीं है। अगर तुम लोग अच्छा देखे तो हो टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक में कि कितने ढेर सारे टेस्ट केस क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। जब टेस्टिंग करने की बारी आती है तो उस समय ये कई बार क्या है ना, जैसे मान लो एक एप्लीकेशन है, तुम्हें टेस्ट करने को मिला, उस एप्लीकेशन के लिए तुमने 200 टेस्ट केस लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुमने सब कुछ टेस्ट करने के लिए सारे टेस्ट केस लिख दिए। मतलब यह है कि एक एप्लीकेशन में इतनी संभावनाएं होती हैं कि सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती। इसीलिए हम लोग मेन चीज़ों को क्या करते हैं? टेस्ट केसों को क्या करते हैं? लिख देते हैं। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक, टेस्ट केसेस को लिखने के लिए। लेकिन इसके बाद भी हम हर चीज़ पे टेस्ट केस नहीं लिख पाते। अगर हमसे ये एक जनरल टेस्टिंग है कि अगर मान लो तुमसे कहा जाए, तुमको 3 दिन का समय दिया जाए कि ये टेस्ट केसेस हैं, 3 दिन का टाइम है, इन्हें क्या करो? टेस्ट करो। ये एप्लीकेशन है, इसको टेस्ट करो। तो तुम ऐसा कभी नहीं करोगे कि मान लो 300 टेस्ट केसेस हैं, तुमने 100 टेस्ट केस एक दिन में किए, 3 दिन में 300 टेस्ट केस क्या कर दिए? एग्जीक्यूट कर दिए। और तुम जानते हो सब टेस्ट हो गया, सब पास हो गया, सब सही है, लेकिन तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो उस समय। तुम कहोगे हम क्या गलती किए? 300 टेस्ट केस चलाने को थे, 300 टेस्ट केस क्या हुए? हम चला के देख लिए, लेकिन एक छोटी सी बात मिस कर दिए। हर चीज़ के लिए टेस्ट केस लिखे नहीं जाते, या हर चीज़ के लिए टेस्ट केस लिखे नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे पास 3 दिन का समय था तो क्या करना चाहिए था मालूम है? तुम्हें 2.5 दिन के अंदर वो सारे टेस्ट केसेस को पढ़ के टेस्ट करना चाहिए था। फिर बचे आधे दिन में एप्लीकेशन को बिना टेस्ट केस के, बस एप्लीकेशन को ओपन करके जो दिमाग में आए, इसीलिए तो वर्ड आया क्या? एडहॉक। एडहॉक का मतलब हुआ कुछ प्लान्ड नहीं है। जो तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं वो तो प्लान टेस्टिंग है ना। तुमने लिखा है तुम्हें क्या टेस्ट करना है और क्या टेस्ट नहीं करना। एडहॉक टेस्टिंग, एडहॉक का मतलब यही होता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तभी तो कहते हैं ना एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है कोई परमानेंट तरीका नहीं, कोई सेट तरीका नहीं। मतलब यह है कि एप्लीकेशन मिला और उसको क्या किया? उसको टेस्ट करना क्या किया? स्टार्ट किया। कोई टेस्ट केसेस नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन से गो थ्रू करते जा रहे हैं। जो जो फंक्शनलिटी सामने आती जा रही हैं, उस समय जो दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है उसके हिसाब से चीज़ों को क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। यही क्या है? एडहॉक टेस्टिंग। एडहॉक टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास टेस्ट केस नहीं होते। मतलब बिना टेस्ट केसेस के ऐसे ही एप्लीकेशन पे एडहॉक बेसिस पे, एडहॉक मतलब क्या? प्लान्ड नहीं, अनप्लान्ड।
अनप्लान्ड बेसिस पे पूरे एप्लीकेशन से क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं और उसमें गलतियां ढूंढने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, या इसी के लिए वर्ड क्या है, अनप्लान्ड बोले, या एक वर्ड क्या है, इनफॉर्मल। देखो टेस्टिंग कई बार क्या होती है, दो तरह की, फॉर्मल टेस्टिंग और क्या, इनफॉर्मल। फॉर्मल टेस्टिंग का मतलब है जैसे टेस्ट केसेस को रन करना, जैसे स्मोक टेस्टिंग, जैसे तुम्हारी ये क्या है, स्मोक टेस्टिंग है, तुम्हारे ये जो है सिस्टम टेस्टिंग है, ये सब क्या है, फॉर्मल है। या जो तुम्हारे इरिगेशन टेस्टिंग है, ये क्या है, फॉर्मल है। लेकिन एडहॉक टेस्टिंग क्या है, इनफॉर्मल है। इसके लिए कोई टेस्ट केस नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बस एप्लीकेशन से क्या किए, जो अगर जैसे वही है ना, अगर 3 दिन का टाइम है तो आधा दिन 2.5 दिन में सारे टेस्ट केसेस चला लिए, बचे आधे दिन में क्या किए, पूरे एप्लीकेशन पे टहलते हुए सारी फंक्शनैलिटी को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। यही क्या है, एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, लिखते हैं, चलो 1 मिनट। ठीक है, क्या लिखोगे, ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में। और ये टेस्टिंग क्या है, एडहॉक टेस्टिंग इज क्या बोलोगे, इज हाँ, एन क्या, इनफॉर्मल टेस्टिंग। ठीक है, इनफॉर्मल ही बोल सकते हो, और इनफॉर्मल यहाँ आर क्या, इनफॉर्मल आर क्या लिखोगे, एंड प्लान्ड, या अनप्लान्ड लिखो, या ये वर्ड यूज करो, अन क्या, अनस्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग क्या, अप्रोच विच इज डन विदाउट क्या, प्री या विदाउट, या लिख देते हैं चलो क्या, प्री डिफाइंड क्या, टेस्ट केसेस आर क्या, डॉक्यूमेंटेशन। मतलब कोई टेस्ट केस फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस एप्लीकेशन को एडहॉक बेसिस पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा होता है, और एक तुम लोग को अब सच्चाई बताएं, अक्सर डिफेक्ट हमको जो मिलते हैं वो एडहॉक बेसिस पे मिलते हैं। हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं ना 300, अक्सर ऐसा ही होगा, हम 300 टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट की टेस्टिंग करके देखेंगे, एक भी डिफेक्ट नहीं पाएंगे या 2-4 डिफेक्ट पाएंगे, और बहुत सी चीज़ ऐसी होगी जिसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखे होंगे। लेकिन जब एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे थे, बगल में दिख गया, अरे यार ये भी तो गलती है, ये भी तो गलती है, हर चीज़ लिख नहीं सकते। तो ये चीज़ें समझना, हम लोगों को ऐसे डिफेक्ट्स बहुत मिलते हैं जिनके लिए टेस्ट केस नहीं लिखा गया होता। मतलब वो हमें कैसे मिलते हैं, एडहॉक टेस्टिंग से मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए भी हम लोग लास्ट में कोई भी काम करते हैं, जैसे देखो ये पूछा ना कि तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, 500 टेस्ट केस हैं, कैसे चलाओगे, क्या बोले, सारे प्रायोरिटाइज करके प्रायोरिटी 1 वाले चला लो, फिर प्रायोरिटी क्या चला लो, 2 वाले, और क्या जहाँ जहाँ चेंजेस आए हैं उसको अच्छे से क्या कर लो, टेस्ट कर लो, उनके इम्पैक्टेड एरियाज़ को टेस्ट कर लो, जहाँ ज़्यादा रिस्क है उसको टेस्ट कर लो, मतलब सब नहीं टेस्ट करना। और लास्ट में तब भी हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में क्या कर रहे हैं, एडहॉक टेस्ट। मतलब एक बार जब पूरे एप्लीकेशन का हम अपने हिसाब से चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कुछ दिख तो नहीं गया। मतलब ये एडहॉक टेस्टिंग क्या है, लास्ट में जब हम टेस्टिंग कर लेते हैं हमेशा थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, किसके लिए, एडहॉक टेस्टिंग। अब सही बता दें, कई बार डिफेक्ट मिल जाता है। अच्छा ये बताओ जरा, ये मान लो एक एप्लीकेशन में 300 टेस्ट केस हैं, हम बता रहे हैं तुमको, जनरली जब तुम टेस्टिंग, जैसे एक एप्लीकेशन में कुछ फंक्शनलिटीज आई, कहा गया टेस्ट केस लिखो, तुमने 300 टेस्ट केस क्या कर लिख दिए,
तुम टेस्टिंग करने बैठ गए, हम बता रहे तुम्हारे साथ क्या होगा। तुमको 10 डिफेक्ट मिले, कितने डिफेक्ट मिले? 10। लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसे थे, कितने? 2 ही डिफेक्ट ऐसे थे जो उन टेस्ट केसेस की वजह से हुए। बाकी 8 डिफेक्ट ऐसे मिले जिनके लिए तुम टेस्ट केस नहीं लिखे। तो बताओ, तो क्या टेस्ट केस लिखना बेवकूफ़ी है? जरा ध्यान समझो हम क्या करें। तुमने खूब मेहनत से टाइम लगा के क्या लिखे? टेस्ट केस लिखे। 12, 15, 20 घंटा लगा के, 25 घंटा लगा के क्या लिखे तुमने? टेस्ट केस लिखे। अब एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए जब आया तो टेस्ट केसेस को पढ़ पढ़ के क्या करने लगे तुम? टेस्टिंग करने लगे। पढ़ पढ़ के करते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें भाई वहाँ पहुँचे, उसके लिए भले टेस्ट केस नहीं लिखा, लेकिन सामने गलत दिखेगा तो डिफेक्ट तो डालोगे ना। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जब तुमने टेस्टिंग करने की बारी आई, जब तुम टेस्टिंग कर लिए, तुमको मिले 10 डिफेक्ट, तो सिर्फ 2 डिफेक्ट मिले तुम्हें उन 300 टेस्ट केसेस की वजह से। कितने? तो 2। और बाकी 8 डिफेक्ट तुमको ऐसे मिले जिनके लिए तुमने टेस्ट केस नहीं लिखा था। ये तो टेस्ट कर रहे थे, देख यहाँ रहे थे, बगल में भी क्या दिख गया, और वहाँ कहीं और भी गलती तुमको दिख गई, उसके लिए लिखे नहीं थे। हर चीज़ लिखना संभव नहीं है। तो वही सवाल उठता है, तो क्या टेस्ट केस लिखना बेवकूफ़ी है? हम टाइम इतना लगाए जिसके लिए उसकी वजह से कितने डिफेक्ट पाए? 2। जो चीज़ के लिए टेस्ट केस नहीं लिखे थे वैसे डिफेक्ट पाए क्या? 8। एक बार दिमाग में आएगा ना कि यार 25 घंटे लगा के लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? अब लेकिन एडहॉक का कुछ पता नहीं है ना। एडहॉक में क्या भाई, एडहॉक कोई निश्चित तो नहीं है, जो सामने पढ़ता जाए वो करते रहो। हाँ, मतलब भाई टेस्ट केस नहीं, कोई प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस नहीं, एकदम वही है ना, मनमानी इधर से उधर सब कुछ पूरा यूज़र की तरह एप्लीकेशन को क्या करना है? टेस्ट करना है। लेकिन देखो, ध्यान समझना इस बात को। अगर मान लो तुमने 300 टेस्ट केस लिखे, भले उसकी वजह से डिफेक्ट न मिले, तब भी हम हर बार टेस्ट केस लिखते हैं। जानते हो क्यों? तुम्हारे टेस्ट केसेस जो लिखे गए हैं उससे क्लाइंट या बिजनेस को ये कंफर्मेशन मिलता है कि कम से कम ये 300 चीज़ तो टेस्ट होगी और इन 300 टेस्ट चीज़ों में कोई एरर नहीं हो। तो बिजनेस या क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो चाहेगा आप टेस्ट केस लिखो, टेस्ट केस पे क्या करो, उन टेस्ट केसेस को रन करो। भले डिफेक्ट नहीं मिला, वो कहेगा इन टेस्ट केसेस से हमको ये भरोसा मिलता है कि कम से कम ये 300 चीज़ें तो सही चलेंगी। भाई जो मेन इंपॉर्टेंट या जो चीज़ें उसको सोचने लायक थी, उसने ऐसी हर चीज़ वो नहीं लिख सकता था, लेकिन 300 चीज़ें लिखा ना। अगर वो टेस्टिंग करेगा, वो पहले लिख दिया 300 चीज़ें टेस्ट करेंगी, तो क्लाइंट को उस टेस्ट केसेस से ये भरोसा है कि ठीक है सब कुछ नहीं टेस्ट कर पाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी तो ये देगा कि ये 300 चीज़ें सही चल रही होंगी। तुमको एक बात और समझो, हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, इतनी मेहनत से क्या बनाते हैं? ऑटोमेट करते हैं, इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट बनाते हैं, 500, 600 क्या बनाते हैं? स्क्रिप्ट। लेकिन बताएं सच्चाई क्या है स्क्रिप्ट से तुम्हारी? हम अब किस लिए चलाते हैं भाई? स्मोक टेस्टिंग और कौन सी टेस्टिंग करने के लिए? रिग्रेशन। ऑटोमेशन से हम जनरली क्या करते हैं? स्मोक एंड रिग्रेशन। अब सोचो, हमने क्या किया है? मान लो 700 क्या लिखे हैं? टेस्ट केसेस वो ऑटोमेट किए। बहुत टाइम लगा होगा ना। अगर एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने में 3 घंटा लगा हो, तो 700 टेस्ट केस ऑटोमेट करने में कितना घंटा लगा? 2100 घंटा। इससे 2100 घंटा थोड़ा सा नहीं होता, या 2000 या 3000 घंटा थोड़ा सा। अगर मान लो 3000 घंटा लगा, 3000 घंटा थोड़ा सा नहीं होता। 3000 घंटे का मतलब समझ रहे हो? अगर एक घंटे की कीमत $40 है तो कितना हो गया? 1,20,000 और गुणे 90 करो तो
12×9 108, मतलब 1,10,00,000, ये उसकी कीमत है उसको ऑटोमेट करने की। और हम बताएं सच्चाई क्या होता है। हम लोग 700 टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं, किस लिए? स्मोक और किसके लिए? रिग्रेशन के लिए। किस लिए? कि ये जब चलेंगे तो ये क्या पकड़ेंगे? डिफेक्ट। लेकिन बताएं सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि ऑटोमेशन से डिफेक्ट हम लोगों को कभी कभी मिलता। मतलब जो हम ऑटोमेशन कर देते हैं इतनी मेहनत से ना, किस लिए? कि ये चलेगा और ये क्या ढूंढेगा? डिफेक्ट। जहाँ जहाँ गड़बड़ होगा वहाँ फेल हो जाएगा, हम जाके देखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? डिफेक्ट। तो सच्चाई जान लो, बता तो रहे हैं ऑटोमेशन हम रोज रन कर रहे हैं। ऑटोमेशन हम क्या कर रहे हैं? रोज रन कर रहे हैं, रोज 8 घंटे चल रहा है, लेकिन कहीं 3-4 महीने में एक डिफेक्ट पकड़ रहा है। डिफेक्ट नहीं पकड़ रहा है, तब बताओ फिर क्यों 1,10,00,000 रुपया या 1.5 करोड़ रुपया क्लाइंट उसके ऊपर क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है, जब वो एक भी डिफेक्ट नहीं पकड़ा। बताओ क्यों? देखो ये बात सही है, क्लाइंट या बिजनेस को एक पहले तो एक इंश्योरेंस या एक गारंटी मिल रही है कि ठीक है ये जो 800 टेस्ट केस ऑटोमेट हुए हैं, ये चलते हैं, ये डिफेक्ट नहीं दे रहे हैं, डिफेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ये तो भरोसा मिल रहा है कि कम से कम ये 800 चीज़ें सही हैं। मतलब हो सकता है कोई और गलती हो, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम 800 चीज़ों की तो गारंटी है कि ये 800 चीज़ें क्या हैं? सही हैं। तभी तो भाई देखो, एक डेवलपर जब कुछ बनाता है तो उसकी वजह से पुरानी चीज़ें क्या होती हैं, कई बार बिगड़ जाती हैं। तो डेवलपर भी चाहता है कि यार टेस्टिंग करके बताओ कुछ बिगड़ा तो नहीं। अब तुम कह दोगे कुछ नहीं बिगड़ा, सब 800 चीज़ें क्या चल रही हैं, सही चल रही, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार आगे चलो कोड करते हैं, मेरा लिखा गया कोड क्या है? सही है। बात समझ रहे हो? तो तुम्हारे ऑटोमेशन से उसे हर बार डिफेक्ट नहीं मिलता, तुम्हारे ऑटोमेशन से उसे डिफेक्ट तो बहुत क्या है, कम मिलता है, लेकिन उसको एक ये गारंटी मिलती है, एक इंश्योरेंस मिलता है कि कम से कम ये 800 चीज़ें सही हैं। और वो जो ऑटोमेट करता है वो 800 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही तो क्या करेगा? ऑटोमेट करेगा। तो उसको ये पता रहेगा हाँ यार ऑटोमेशन कर दिया है, और ऑटोमेशन में तो मेहनत है नहीं, एक बार कर दिया, चाहो तो कह दो उससे रोज़ चल ले तो रोज़ चलेगा, रोज़ 800 चीज़ें टेस्ट करके तुमको बताएगा कि ये 800 चीज़ें क्या हैं, सही। होने को गलती कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस बात की तो गारंटी है अगर यही चीज़ लिखे ना होते, ऑटोमेट नहीं किए होते, तब उनकी भी गारंटी नहीं है, और ये जो 800 चीज़ें हैं उनकी भी गारंटी नहीं है। यहाँ कम से कम अब इतना तो है कि ठीक है भाई 800 चीज़ें क्या है मेरी, सही है। तो इसलिए ये याद रखना, टेस्टिंग हमेशा सिर्फ इसलिए नहीं है, टेस्टिंग से ये इंश्योरेंस मिलता है कि जो चीज़ें हैं भाई डिफेक्ट नहीं मिला ऑटोमेशन से भले, लेकिन ये तो कंफर्म हुआ कि कम से कम इतनी चीज़ें सही चल रही हैं। हाँ हाँ यार देखो एक चीज़ ये भी समझ लो, जैसे तुम टेस्टिंग करने लगे, टेस्ट केस लिखे थे, बताए तो तुम्हें तुम्हारे लिखे टेस्ट केस पे कितने डिफेक्ट मिले? 2। और जो चीज़ नहीं लिखे थे बस वहीं अगल बगल देखते देखते 8 चीज़ और मिल गई। तो उन 8 चीज़ के लिए तुम टेस्ट केस नहीं लिखे थे, है ना? तो वो जो 8 टेस्ट केसेस थे वो बिना वो डिफेक्ट थे, वो कैसे आए? बिना टेस्ट केसेस के आए ना, एडहॉक टेस्टिंग पे आए ना। तो अब ये है, तो उसके लिए टेस्ट केस तो थे नहीं, अब डिफेक्ट आ गए, तुम डिफेक्ट डाल दिए, तो उसके लिए तुम्हारे पास टेस्ट केस नहीं है ना उन 8 चीज़ों के लिए। तो अब एक तुम ये काम करोगे क्या, उन 8 चीज़ों के लिए 8 नए टेस्ट केस क्या करोगे, बना दोगे। जो डिफेक्ट आए जिसके लिए तुम टेस्ट केस नहीं लिखे थे उसके लिए भी टेस्ट केस क्या करोगे, बना दो। ठीक है? और लेकिन हर चीज़ के लिए टेस्ट केस बनाना संभव नहीं। अच्छा एक चीज़ ये भी है क्या, टेस्ट कवरेज का क्या मतलब है? मतलब तुम्हारा टेस्ट केस कितना कवरेज मतलब कवरेज करने का मतलब क्या होता है? कितना एरिया क्या कर रहे, मतलब कवर करना नहीं है, कितना संभाल लिया,
टेस्ट कवरेज का क्या मतलब है? टेस्ट कवरेज का मतलब ये होता है, जैसे पूछते हैं कि टेस्ट कवरेज क्या है, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछेंगे, टेस्ट कवरेज क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारी टेस्ट, या ये भी पूछेंगे हाउ मेनी परसेंट टेस्ट कवरेज you achieved in your project। थोड़ा और घुमाएंगे, कहेंगे 100% टेस्ट कवरेज इज पॉसिबल और नॉट। मतलब घुमा फिरा के ये बात करेंगे। टेस्ट कवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, हाँ मतलब जैसे टेस्ट की, जैसे तुम टेस्टिंग किए तो पहले ये देखो, एक ऐसे है कि तुमने एप्लीकेशन मिला, मान लो फंक्शनैलिटीज़ मिली, तुमने टेस्ट केस ऐसे लिख दिया और इसके बाद तुम फिर क्या करने लगे? टेस्टिंग करने लगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट तुमसे छूट गई हो तो, अगर कोई रिक्वायरमेंट तुमसे क्या हो गई छूट गई हो तो, मतलब टेस्ट कवरेज करने का कहने का ये मतलब होता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट्स या जो स्टोरीज हैं, हर स्टोरी के लिए आपको टेस्ट केस लिखना चाहिए। और जब हर स्टोरी या हर किसके लिए, रिक्वायरमेंट के लिए लिखे गए टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनेरियोज को हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। तभी इसी को कहते हैं भाई जितने मतलब मेरा टेस्ट कवरेज करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो पूरे एप्लीकेशन के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं या जितने क्या हैं स्टोरीज हैं, हर स्टोरी को के लिए टेस्ट केसेस लिखे होने चाहिए और वो सारे टेस्ट केसेस हमें क्या करना चाहिए? एग्जीक्यूट करना चाहिए। और ये कैसे पता चलता है? आरटीएम से। आरटीएम में भी तो यही था, कल जो बता रहे थे क्या था, एक साइड क्या थी, एक साइड रिक्वायरमेंट थी, एक साइड क्या थे, अब वो थे टेस्ट, वो तुमने वो टेस्ट केसेस की आईडी मेंशन कर रखी थी। अब जब टेस्टिंग करने की बारी आई तो उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टेस्ट केसेस हैं सारे तुमने क्या किए? टेस्ट करके क्या कर लिए? देख लिए। तो इससे क्या होगा? तो यही क्या बताएगा तुम्हारा टेस्ट कवरेज। अब कहेंगे 100% टेस्ट कवरेज, तो ये कह देना यार देखो 100% टेस्टिंग तो संभव नहीं होती, लेकिन ये तो संभव है कि मेरे पास जितनी रिक्वायरमेंट्स या जितनी स्टोरीज हैं उनके सारे के ऊपर जो लिखे गए टेस्ट केसेस हैं उनको, या उनके इम्पैक्टेड जो एरियाज़ हैं उनको तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं क्या? 100% टेस्ट। टेस्ट कवरेज का मतलब होता है कि टेस्ट कवरेज, या लिख सकते हैं टेस्ट कवरेज इज, क्या लिखें, टॉकिंग अबाउट कवरेज ऑफ क्या? रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब टेस्टिंग के नजरिए से वही है टेस्ट कवरेज, टॉकिंग अबाउट कवरेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कवरेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ application from testing point of view means we will try to test all the test cases from all the क्या stories और क्या requirements। ठीक है, यही क्या है? तो ये तो सारी हो गई थी। अब रिस्क बेस्ड हो गया है,
अच्छा, ये हाउ टू मैनेज आर टेस्ट केसेस, यार ये सवाल तो बहुत ज़्यादा अक्सर नहीं पूछेगा। हाँ ये, अच्छा ये मैनुअल से पूछा था कि ऑटोमेशन से? हैं, ऑटोमेशन से पूछा था? ये कह रहा है हाउ टू मैनेज आर टेस्ट केसेस इफ यूआई इज चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। यार ऑटोमेशन से ये समस्या आती है ना, यूआई चेंज होने का मतलब समझ रहे हो? एप्लीकेशन का जो यूआई है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बटन चेंज हो जाए, उनका एक्सपाथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उनका कलर वलर क्या हो जाए, बार बार चेंज होता रहे। ठीक है, मैनुअल में पूछा है। अच्छा, अगर मैनुअली टेस्टिंग करनी है तब अब नहीं है स्टेबल, मतलब तुमसे कह रहे हैं टेस्ट केस लिखो और एप्लीकेशन में बार बार पेज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। चेंज होने का मतलब यूआई चेंज हो रहा है, कभी बटन ऐसे कभी बटन वैसे। तो भाई एप्लीकेशन को तुमको ही तो क्या करना होगा, अपना टेस्ट केस तुमको क्या करने होंगे। एप्लीकेशन बदलेगा तो टेस्ट केस भी क्या करने होंगे, बदलने होंगे ना। तो वही कह रहा है बार बार एप्लीकेशन का यूआई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो तुम्हें बार बार अपने टेस्ट केसेस को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज या अपडेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, इसमें मतलब इसमें तो क्या होगा, बार बार रीवर्क करना होगा ना। एक बार किए तब से चेंज हो गया, फिर जाके चेंज किए, फिर चेंज कर दिए, फिर जाके चेंज कर दिए। तो जब बार बार जाके चेंज करेंगे, रीवर्क करेंगे, तो फ्री में तो नहीं होगा ना, टाइम लगेगा उसमें भी ना। तब क्या करें हम, बताओ। बार बार चेंज होने का मतलब है कि हो सकता है एप्लीकेशन में कोई चीज़ पहले टॉप पे थी, अब बगल में आ गई, कलर नीला था क्या हो गया, रेड हो गया, है ना। और हाँ, अभी यूजर तक कहाँ जा रहा है, अभी तो ये लोग हम ही लोग कर रहे हैं। नहीं, डॉम पे क्या करो, डॉम पे भी नहीं। देखो कुछ नहीं, जब तुम्हें एक एप्लीकेशन ऐसा समझ में आएगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे। किस बात का जानते हो, कि जो टेस्ट केसेस लिखेंगे उनमें बड़ी डिटेल बात नहीं लिखेंगे। मत लिखना ऐसा कि एक बटन जो राइट कॉर्नर पे है, जबकि तुम्हें पता है कल को वो राइट कॉर्नर से उठा के कहाँ फेंक देगा, लेफ्ट कॉर्नर पे। अब तुम लिख दिए तो सामने वाला ढूंढेगा ना कि राइट में कहाँ है। अब अगर मान लो चेंज उसने लेफ्ट में कर दिया, तो अब तुमको भी जाके वहाँ क्या करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं अपने टेस्ट केस में। अरे तुम टेस्ट केस में लिखे ही नहीं होते ये बात कि लेफ्ट में है क्या है, राइट में। तुम बड़ी लो लेवल की बातें लिख ही नहीं रहे। जैसे मान लो एक टेस्ट केस लिखने का तरीका है, तुम लिख रहे हो कि भाई जाओ, यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स होगा, उस यूज़र नेम लेबल होगा, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स होगा, फिर पासवर्ड लेबल होगा, उसके सामने क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, फिर लॉगिन नाम का क्या होगा, बटन होगी। अब ये सारी डिटेल लिख रहे हो, अब उसमें यूआई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो तुमको भी जाकर डिटेल टेस्ट चेंज करना पड़ेगा ना। अगर तुम टेस्ट केस में सीधे ये लिख दे रहे हो कि लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन यूजिंग वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, बात खत्म। अब वो ऊपर है कि नीचे है कि दाहिने है कि बाएं है, इस भाई चेंज कर दो। हमको अपने टेस्ट केस चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे केस में अपने टेस्ट केसेस में हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा यूआई की डिटेलिंग हम वहाँ नहीं लिखेंगे। हम वहाँ लिखेंगे क्या, हाई लेवल की जेनरिक बातें। ठीक है, जैसे हम कह दिए कि एक ये है, हम ये बोले गो टू लीड लिंक्स, माउस ओवर ऑन इट एंड क्लिक ऑन लीड्स लिंक एंड यू विल गो देयर, ये लिख दिए। अब हो सकता है कल को वो लीड्स को लिंक के बजाय बटन बना दे, कल को माउस ओवर नहीं कहे कि सीधे क्लिक करके वहाँ पहुँच जाओ। चीज़ें क्या हो गई, बदल गई। तुम टेस्ट केस में सीधे ये लिखे होते, ओपन लीड पेज, तुम नहीं लिखे कि माउस ओवर करके ये करो वो करो, सीधे क्या कह दिए तुम, ओपन लीड पेज। अब मतलब टेस्टिंग जो करेगा, टेस्ट केस पढ़ेगा, वो अपना समझ लेगा
क्लिक करने से खुलेगा तो क्लिक करके खोल लेगा, माउस ओवर करके क्लिक करने से खुलेगा तो वो क्या करके देख लेगा। तो यहाँ हम बहुत डिटेलिंग लिखे ही नहीं। हम जो तुम्हारी बहुत डिटेलिंग लिखे ही नहीं तो कर दो डिटेलिंग अपनी चेंज। मेरे टेस्ट केस में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़े। ना ना ना, डायनेमिक वेबसाइट तो सभी एप्लीकेशन क्या है इस समय डायनेमिक है। हाँ नहीं देखो वहाँ पे नहीं लेकिन ना पिक्चरें बदलती हैं, स्टाइल नहीं बदलती। पिक्चर बदल रही है ना बस, वो वाली बात नहीं है। अब टेस्ट केस में तो वैसे भी नहीं लिखोगे। अब अगर फंक्शनलिटी ये बनी है कि ये ऊपर का सेक्शन होगा जहाँ मेन फिल्में दिखाई देंगी, तो टेस्ट केस में थोड़े लिखोगे कि उसमें वो क्या कहते हैं धुरंधर पिक्चर आएगी, ये पिक्चर आएगा। कोई पिक्चर आए वहाँ तो मतलब किससे है कि सिर्फ वहाँ वो हम तो ये टेस्टिंग करेंगे ना कि वहाँ एक बैनर होना चाहिए, वहाँ नेक्स्ट बटन होनी चाहिए, हम क्लिक करें तो अगली पिक्चर आनी चाहिए, इधर क्लिक करें तो प्रीवियस पिक्चर आनी चाहिए, नहीं क्लिक करें छोड़ दें तब भी हर 20 सेकंड या हर 10 सेकंड के बाद पिक्चर का क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ें तो लिखेंगे, लेकिन हाँ उसमें हम नाम पिक्चर का नाम तो नहीं, वैसे भी हम नहीं लिखते ना डॉम वॉम से। इसका देखो ये मैनुअल टेस्ट, जो मैनुअल टेस्टर है उसको डॉम वॉम से लेना देना नहीं है। डॉम कौन चेक करेगा? ऑटोमेशन टेस्टर, क्योंकि उसको लिखना है क्या एक्सपाथ। क्योंकि क्या कह रहे हो? अगर यही क्वेश्चन ऑटोमेशन में हो तो ऑटोमेशन वालों को तो दिक्कत हो। ऑटोमेशन वालों को तो क्या होगी दिक्कत, मतलब यूआई चेंज होने का मतलब अगर चेंज हो गया, स्क्रिप्ट का एक्सपाथ चेंज हो गया तो तुम्हारी स्क्रिप्ट तो चलेगी नहीं। तब तुम क्या करोगे? बार बार चेंज हो रहा है तो भाई तुम तो ऐसा नहीं लिख सकते ना कि हाई लेवल की बात लिख दो, तुमको तो एक्सपाथ लिखना ही है। अब कल को उसका एक्सपाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, बटन से लिंक हो गया है, कुछ हो गया, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट तो चलेगी नहीं। तो तुमको तो अपनी स्क्रिप्ट अपडेट करनी ही पड़ेगी, तुम उससे बच नहीं सकते। लेकिन अब ऑटोमेशन वाले को ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि क्या मतलब जब इस तरह से ढेर सारे चेंजेस आएंगे, इस तरह से चेंजेस आएंगे तो हम कैसे अपने पूरे ऑटोमेशन को कम से कम एफर्ट में, कम से कम मेहनत में चीज़ों को चेंज कर लें। उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा। तभी तो तुम लोग फ्रेमवर्क यूज़ किए, पेज ऑब्जेक्ट क्या यूज़ किए, मॉडल यूज़ किए, लोकेटर को ऊपर एक जगह रखे। क्यों किए? इसी वजह से कि जिससे कल को अगर चेंजेस आएंगे तो तुम्हें बहुत जगह चेंज नहीं करना, उन जगहों पे जाके क्या करना है, चेंज करना। मतलब लोकेटर एक तरफ कर दोगे, फंक्शनलिटी एक तरफ कर दोगे, है ना, और पेज वाइज चीज़ों को रख दोगे लेकिन तुमको चेंज तो करना पड़ेगा, उससे तो बच नहीं सकते। अच्छा, वेब सर्विस के बारे में बता ही दिया था, यही वेब एपीआई। हाँ, जो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल पे चलती हैं वही क्या है, वेब एपीआईज हैं या क्या है, वेब सर्विसेज। और क्या है यार ये? अच्छा, हाउ टू हैंडल सेंसिटिव डेटा। और यार ये सवाल सिर्फ मैनुअल का नहीं है, ऑटोमेशन का भी। सेंसिटिव डेटा का क्या मतलब? जैसे हाँ, तुम्हारा यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब क्या है, सेंसिटिव डेटा। अब जैसे तुम टेस्ट केस लिख रहे, ध्यान से सुनना, जैसे मैनुअल टेस्ट केस तुमसे लिखने को कहा गया, तुम टेस्ट केस लिख रहे हो, वहाँ है ना इंटर यूज़र नेम पासवर्ड, तुम वहाँ लिख दिए यूज़र नेम राहुल है, पासवर्ड XYZ ABCD। और टेस्ट केस में तुमने यूज़र नेम और पासवर्ड क्या किया, सही सही लिख दिया। अब क्या किया, तुम्हारे यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके कोई और एप्लीकेशन में कुछ गलत या कुछ भी कर दिया तो आरोप किसके ऊपर जाएगा, तुम्हारे ऊपर ना, क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड तो किसका यूज हुआ है, तुम्हारा यूज़ हुआ है। या हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कई बार ध्यान से देखना, हम कई बार क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ डेटा है, कार्ड नंबर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है
वो सेंसिटिव डेटा, कैसा डेटा है, सेंसिटिव। या फिर एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे अब एक कोई भी एप्लीकेशन है जो KYC कर रहा है, उसमें कस्टमर का क्या जा रहा है, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, उसकी जो पर्सनल डिटेल्स है वहाँ पे जा रही हैं। तो उनको मतलब वही है, टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग में कई क्या होंगे, सेंसिटिव और पर्सनल डेटा भी इस्तेमाल होंगे। उस केस में क्या करोगे? पहला नियम, अपने टेस्ट केसेस में टेस्ट केस लिखना, लेकिन सेंसिटिव डेटा की वैल्यू मत लिखना। लिख देना कि एक कस्टमर आएगा, अपने यूज़र नेम से क्या करेगा, लॉगिन करेगा। ये मत लिख देना यूज़र नेम और किसी का यूज़र नेम ही लिख देना, या अपना ही पासवर्ड लिख देना। वही टेस्ट केस दे दोगे, वही सब लोग यूज़ करेंगे ना। यूज़र नेम पासवर्ड तुम्हारी पर्सनल चीज़ है यार। एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं हम लोग, सबको यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है। अब अगर तुम मेरे यूज़र नेम पासवर्ड से जैसे एप्लीकेशन में बोला गया कि भाई वो चीज़ कोई छेड़ना नहीं है उसमें, और कोई मेरा यूज़र नेम पासवर्ड लेके हम बेवकूफ़ों की तरह कहीं रख दिए थे इसमें, हैं, हमें लगा इसमें कौन सा बैंक का पैसा है, तो कौन सा है, तो एप्लीकेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड है, हम टेस्ट केस में लिख दिए। मेरी टीम में कोई बंदा था, देख लिया, कहा अच्छा मेरे यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करके जो चीज़ कही गई थी नहीं करने को, वही जाके क्या किया, कर दिया। तो वहाँ तो पता चलेगा ना ये चीज़ किस यूज़र नेम पासवर्ड से आई थी, तो पकड़ा तो हमें जाएगा ना, है ना। तो सेंसिटिव डेटा जो भी है, देखो सेंसिटिव डेटा क्या क्या हो सकता है, यूज़र नेम, पासवर्ड। अगर इंडिया की बात करें और क्या, इंडिया की बात करें और क्या हो सकता है, आधार नंबर, क्या पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, ध्यान समझना, क्या अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें, या वोटर आईडी नंबर, जो भी ऐसी चीज़ें हैं। अमेरिका वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ आधार चलता है ना, उनके यहाँ SSN चलता है, SSN। कई सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, हम लोग उन्हीं के लिए तो काम करते हैं, तो वहाँ दिखेगा SSN। जैसे हमारे यहाँ आधार नंबर होता है, उनके यहाँ होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। उनके यहाँ आज से नहीं है, 50 साल से एक कंसेप्ट है किसका, SSN का। हर अमेरिकन के पास क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कहते हैं आधार नंबर अपना छुपा के रखिए, ये नहीं, वैसे वो लोग के लिए होता है क्या, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो भाई अब सेंसिटिव डेटा को कैसे हैंडल करोगे? तो सेंसिटिव डेटा को हैंडल करने का तरीका ये है कि हम सेंसिटिव डेटा को टेस्ट केसेस में मेंशन नहीं करेंगे, और अगर इन केस क्या करना है, मेंशन करना है। इन केस क्या करना है, मेंशन करना भी है। तो ध्यान देना क्या करेंगे, देखो पहले तो मैनुअल वाले क्या करेंगे, वो सेंसिटिव डेटा टेस्ट केस के अंदर मेंशन ही नहीं करेंगे, पहली चीज। और बताओ, या फिर सेंसिटिव डेटा कुछ ऐसा मेंशन कर भी रहे हैं तो जैसे नहीं जैसे ऐसे नहीं देखते, बहुत सी जगह लिखा रहता है 12 नंबर का 12 अक्षर का डेटा देना है, तो 8 अक्षर क्रॉस कर दिए, लास्ट का 4 नंबर दिखा देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि अपने कुछ काम की चीज़ से पहचान जाओ, ये नंबर अकाउंट नंबर तुम्हारा ही है, लेकिन पूरी डिटेल दिखा नहीं रहे। तो ये कह सकते हो कि जो पूरा डेटा होगा, पूरा दिखाने के बजाय उसके कुछ 4 डिजिट या 3 डिजिट दिखाया जाए। दूसरा, और अच्छा एक चीज़, यही सवाल ऑटोमेशन में भी आता है। जैसे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लॉगिन का कोड लिखते हो, यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, यूज़र नेम पासवर्ड तुम लोग साफ साफ लिख देते हो। तुम्हारी कोई स्क्रिप्ट देख लेगा तो नहीं जान जाएगा इसका यूज़र नेम क्या है और इसका पासवर्ड क्या है। तब इसके लिए ध्यान देना। चलो इसका हम कोड अगली क्लास में दिखा देंगे। हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं क्या इनक्रिप्शन। मतलब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में तो यही कर रखे हैं, जानते हो क्या, जैसे यूज़र नेम है मेरा और पासवर्ड है, हमको अपनी स्क्रिप्ट में तो डालना है ना मेरा यूज़र नेम और क्या पासवर्ड। तो यूज़र नेम तो डालते हैं पूरा जो भी है राहुल करके, पासवर्ड नहीं डालते। सबसे पहले पासवर्ड को लेते हैं और क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। ध्यान से समझ, क्या करते हैं, इनक्रिप्ट। तुम कहोगे सर इनक्रिप्ट कैसे करते हो, तो उसके लिए बताएं, जावा की ही एक जार या कई ऐसी लाइब्रेरीज आती हैं जिनका यूज़ करो, उनको एक वैल्यू दो। जैसे हम उनको दे दिए क्या, राहुल 1 2 3, तो वो राहुल 1 2 3 को जैसे हमने दिया उसको क्या, राहुल 1 2 3
वो कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा। तो अपने स्क्रिप्ट में हम ये यूज करें, ये यूज नहीं करें। तो लेकिन ये इस पे लॉगिन कैसे होगा? तो जब मेरा कोड चलेगा, ये वैल्यू लेगा, तो सबसे पहले इसे क्या करेगा, क्या करेगा? डिक्रिप्ट का भी मेथड हम कॉल करेंगे, उसमें यही वैल्यू क्या करेंगे, भेजेंगे। तो वो कन्वर्ट होके क्या पाएंगे हम, कोड क्या पाएगा, राहुल 1 2 3, और उसी से क्या कर देगा, लॉगिन कर। देख, 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा 1 सेकंड। ये देख लो भाई, चलो पहले जावा का लिख देते हैं, बाद में उसका। देखो, मतलब जावा में भी मिलेगा, जावास्क्रिप्ट में भी मिलेगा। क्या मिलेगी जानते हो? तुमको एक अलग से एपीआई मिलेगी, जिसके पास क्या होंगे, क्लासेस होंगे, और क्या होंगे, मेथड होंगे। तुम बस क्या करोगे, उस क्लास या मेथड का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपनी असली वैल्यू भेजोगे। पहली बात भेजोगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा, कैसे, ऐसे कन्वर्ट कर देगा। फिर वो जो कोड लिखे थे, जो कन्वर्ट किया, उस कोड को क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे, या क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। फिर जहाँ पासवर्ड है, पासवर्ड की जगह क्या भेजोगे, यही, कौन सी वैल्यू, ये। अब वहीं के नीचे कोड और लिखोगे, क्या, एक लाइन का वो भी कोड होगा कि वही उसी क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसका एक मेथड कॉल करोगे, क्या, डिक्रिप्ट, और वैल्यू भेजोगे ये, तो वो जनरेट कर देगा क्या, ये। और यही वैल्यू वेरिएबल में रख के फिर सेंड कीज में क्या करोगे, सेंड कीज या फिल मेथड के अंदर क्या करोगे, यूज़ करोगे, वो जाकर टाइप करेगा। मतलब कहने का ये है कि कोई स्क्रिप्ट देख के ये नहीं जान पाएगा कि पासवर्ड की वैल्यू क्या है। हाँ है, अगर वो जानता होगा तब तो, अगर वो डिक्रिप्ट करना जानता हो तब तो। और कई बार ऐसा होता है डिक्रिप्ट करने में, कई बार डिक्रिप्ट करने में ऐसा होता है कि डिक्रिप्ट करने में अपने आप डिक्रिप्ट नहीं होगा। डिक्रिप्ट करने में तुमको अपनी तरफ से कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, और हम सेट किए हैं कि ये नंबर डालोगे तभी डिक्रिप्ट होगा। तो सामने वाले, हाँ, कुछ की या कुछ भी ऐसा, अगर हमको ज़्यादा वो करना है तो हम ऐसा कुछ कर देंगे कि कोई और डिक्रिप्ट ना कर पाए, जिसको पता होगा वो। क्योंकि जब डिक्रिप्ट करने जाओगे, वैल्यू दोगे, तो वो ये भी पूछेगा इसकी चाबी कहाँ है। चाबी क्या होगी, कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 या कुछ भी, या ऐसा है ना। लेकिन देखो, ये बात इसकी भी नहीं है, बात एक इसकी है ना कि अच्छा, जो तुम्हारा है कम से कम पहले से तो अब ज़्यादा सिक्योर है। जो सामने ही सीधे पासवर्ड लिखा था, आप कम से कम सीधे और सामने पासवर्ड लिखा हुआ नहीं है। तो याद रखना, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी वो कैसे रखनी है, उनको टेस्ट केसेस में लिखना नहीं है। अगर लिखना है तो उनकी पूरी वैल्यू नहीं लिखनी है, उनके कुछ कैरेक्टर्स को क्या कर देना है, मास्क कर देना है, कुछ कैरेक्टर्स लिखना है। और अगर ऑटोमेशन में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमें उन्हें क्या कर लेना चाहिए, इनक्रिप्ट। फिर वही इनक्रिप्ट वाली वैल्यू वहाँ यूज़ करनी चाहिए, और कोड में ये कर देना चाहिए कि यूज करने से पहले क्या कर लेना, पहले डिक्रिप्ट करना, तब क्या करना, यूज़ करना। ठीक है। और ये तो चलो डेटाबेस के क्वेश्चन थे। और एक ये चीज़ है, क्या है, कंडीशनल साइन ऑफ, एक वर्ड ये भी है। साइन ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ, साइन ऑफ का मतलब क्या होता है जानते हो? हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं, हम लोग अंतिम में साइन ऑफ देते हैं।
साइन ऑफ देने का मतलब है हम सिग्नेचर कर दिए, सब कुछ क्या है, सही है। उधर से पीओ भी करेगा ना कि मतलब जब टेस्ट डन कर दिए साइन ऑफ कर दिए पीओ भी करेगा। कौन पीओ? मतलब प्रोडक्ट ओनर जो रहेगा हाँ, वो भी मतलब करेगा टेस्टर की तरफ। नहीं नहीं नहीं, वो अभी तो तुम अपनी तरफ से तुम क्या किए हो, साइन ऑफ किया है, कौन किया है? जैसे हर कोई करे, जैसे मैनुअल टेस्टर है या भाई टेस्टिंग की कई लेवल है ना, टेस्टर टेस्टिंग करते हैं, फिर यूएटी टेस्टिंग होती है कि नहीं होती है? तो तुमको टेस्टिंग के लिए मिला, तुम बिल्ड लास्ट में क्या करोगे, साइन ऑफ दोगे। साइन ऑफ देने का मतलब क्या है, तुम ये बताओगे कि सब कुछ क्या है, सही है। एक तरह से साइन करके नहीं होता कि भाई तुमको चीज़ मिली थी, चेक करो देखो सही है, तुम चेक किए, तुमको सब सही लगा, सिग्नेचर और मोहर मार दिए, हाँ भाई क्या है, सही है। इसी को कहते हैं क्या, साइन ऑफ देना। लेकिन वर्ड क्या है, कंडीशनल साइन ऑफ। क्या है, कंडीशनल साइन ऑफ। मतलब इसका ये हुआ, तुम साइन ऑफ तो दिए हो लेकिन उसी में दो बात जोड़ भी दिए। तुम दो बात उसी में क्या किए हो, जोड़ भी दिए हो कि भाई हम कह तो रहे हैं ये सही है, लेकिन साथ में इस बात का भी आपको ख्याल रखना हो। या जैसे हम बता दिए पहले ही कि आप लोग कह रहे हो तो हम साइन ऑफ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दो चीज़ इसमें चल नहीं रही, तो हम ऐसे नहीं बाद में हमसे कहे तुम कि यार तुम तो कह साइन ऑफ दिए हो, सब सही चल रहा है, बाद में मेरा कॉलर पकड़ो। तो हम भाई बता दिए ये दो चीज़ चल नहीं रही है, अब समय कम है, तुम लोग हमसे कह रहे हो क्या करो, साइन ऑफ दो। ठीक है, तो भैया हम अपनी पेन हम क्यों फंसाएं? हम साइन ऑफ देने में हम ये लिख देंगे कि भाई ये इशू इसमें है, इस कंडीशन में इसमें प्रॉब्लम अभी आ रही है, और बाकी चीज़ें सही चल रही है। तो यही क्या कहा जाएगा, कंडीशनल साइन ऑफ। एक होता है अनकंडीशनल साइन ऑफ, जहाँ कहते हैं हाँ भाई सब क्या है, हम गारंटी ले रहे हैं यार, हम टेस्ट करके देखें पूरा सब कुछ क्या चल रहा है, सही चल रहा है। एक है ये बता रहे हैं कि सही चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा, अगर तुम जैसे ऐसे कह दिए, अगर नंबर तुम इस तरह का डालोगे तो ये दिक्कत आएगी, है ना। मतलब तुम क्या है, साइन ऑफ दे रहे हो लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, है ना। टेस्टिंग अच्छे से हुई है, लेकिन कुछ इश्यूज अभी हैं। भाई टाइम तो हमेशा कम ही रहता है, टाइम कभी ज़्यादा नहीं रहता। उसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सब करना होता है ना, बार बार वही करते हैं, तो टाइम तो हमेशा क्या पड़ता है, कम ही पड़ता है। अब कई बार होता है कुछ इश्यूज हैं, नॉन इश्यूज हैं, या कुछ कंडीशन में नहीं चल रहा है, या जैसे ऐसे है बैंकिंग का कोई एप्लीकेशन है ना, जो पुराने अकाउंट 2020 के पहले के अकाउंट है वो नहीं चल रहे हैं, 2020 के बाद वाले अकाउंट क्या हैं, चल रहे हैं। तो बताओ, तो उसमें लिखेंगे ना कि यार साइन ऑफ तो दे रहे हैं, लेकिन जो पुराने अकाउंट हैं उन पे काम नहीं हो रहा है, या पुराने अकाउंट जो डीमैट वाले हैं या जो पर्सनल वाले हैं वो नहीं चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं। तो साइन ऑफ तो दिए, लेकिन हम उसमें साथ में क्या जोड़ दिए, शर्त भी जोड़ दिए, है ना। तो यार इसमें तो हम लोग लगभग इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या कर लिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए। और क्या करें, कुछ मान लो चलो डेटाबेस का वो ठीक है, और मेरे पास कुछ और उसके कुछ। अच्छा, बीडीडी क्या है जानते हो, सुन लो। अच्छा सुन लो, बीडीडी का मतलब होता है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ऑटोमेशन करने का एक तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑटोमेशन करने का एक तरीका होता है जो तुम लोग कर रहे हो, तुमको टेस्ट केस मिलता है, तुम लोग पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जावा में, जावास्क्रिप्ट में, किसी लैंग्वेज में क्या लिखते हो, कोड लिखते हो, और वही कोड चलाते हो। इसको बोलते हैं टीडीडी अप्रोच। क्या बोलते हैं, टीडीडी, मतलब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। वहाँ तुम्हारे जो टेस्ट केस होते हैं उनको ऑटोमेट करते हो, तो ऑटोमेट करने में तुम क्या लिखते हो, तुम कोड लिख के क्या लिखते हो, कोड का इस्तेमाल करके क्या करते हो, कोड लिखते हो। मतलब जावा या जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके क्या लिखते हो, कोड लिखते हो। वही क्या है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। एक होता है क्या,
बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। चलो एक काम करेंगे, हम एक दिन दिखाएंगे, तो हर उसमें भी है, जावा में भी है और जावा स्क्रिप्ट में भी है। उसमें क्या होगा मालूम है, जो कोड ऑटोमेट करना होगा तो ऐसे अंग्रेजी में लिखेंगे, क्या कि व्हेन यूज़र इज़ ऑन द लॉगिन पेज एंड यूज़र इज़ एंटरिंग यूज़र नेम पासवर्ड, ऐसे बस अंग्रेजी में लिखते चले जाओ और उसको पीछे कोड से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो चलाएंगे इन अंग्रेजी के वर्ड को और वो काम करेंगे। मतलब इसका ये है कि एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए उसका बिहेवियर प्लेन इंग्लिश में क्या करो, लिख दो, और वो प्लेन इंग्लिश पढ़ के चीज़ों को क्या करे, ऑटोमेटिकली चलाए। हवा में नहीं चलेगा, वो प्लेन इंग्लिश में जो लिखी गई बातें रहेंगी उनसे कनेक्ट कर देंगे पीछे किसको, कोड को। तो जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे एप्लीकेशन का बिहेवियर और जब हम उसको चलाएंगे तो बिहेवियर से जुड़ा रहेगा क्या, कोड। तो बिहेवियर पढ़ेगा, फिर बिहेवियर का क्या पढ़ेगा, कोड, कोड चलाएगा। उसी को बोलते हैं क्या, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। जैसे तुम वो जो जावा वाले लोग हो, तुम लोग पढ़े हो ना, जावा सेलेनियम और टेस्टनजी फ्रेमवर्क बना के ऑटोमेट किए थे ना, तुम लोग TDD अप्रोच थी तुम्हारी, वो क्या था, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। लेकिन अगर चाहें तो तुम्हारे उसी फ्रेमवर्क को में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ किए थे ना, उसको नहीं छेड़ेंगे। जेनरिक मेथड यूज़ किए थे, नहीं छेड़ेंगे। बस तुम लोग टेस्टनजी वाले टेस्ट केस लिख दिए थे ना, @टेस्ट वाले, उसको हटा देंगे और फिर इंग्लिश में लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे कोड से। तो इसी को बोलेंगे क्या, BDD। चलो दिखा देंगे, वो उसमें भी चलेगा तुम्हारा। जावास्क्रिप्ट वालों के लिए भी वो चीज़ क्या करेगी, चलेगी, उनके लिए भी काम करेगी। ठीक है, तो BDD क्या है, फ्रेमवर्क है। क्या नाम है मतलब BDD का, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। और TDD मतलब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अभी तक तुम लोग जो पढ़े हो फ्रेमवर्क या जो चीज़ किए हो, तुम्हारा कैसा था, TDD था। BDD ऐसा होता है कि टेस्ट केस का ऑटोमेशन कोड की भाषा, कोड की लैंग्वेज में लिखने के बजाय अंग्रेजी में लिखा जाता है। मतलब एप्लीकेशन का बिहेवियर अंग्रेजी में लिखते हो, उस अंग्रेजी के बिहेवियर से के पीछे जोड़ देते हो किसको, जोड़ देते हो कोड को। तुम चलाते हो अंग्रेजी, तुम चलाओगे, वो पढ़ेगा अंग्रेजी, अंग्रेजी से फिर जुड़ा हुआ किसको कॉल करेगा, कोड को, कोड चलेगा, काम कुछ इस तरह से। ठीक है, चलो।